नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। गुजरात विधानसभा में विदाई भाषण देने के बाद अब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देने वाले हैं। पिछले 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे मोदी का सीएम के तौर पर आज आखिरी दिन है। नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा सौंपने राज्यपाल के पास जाने वाले हैं। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र मोदी शाम करीब 6:30 बजे स्पीकर के पास जाकर विधायकी से भी इस्तीफा देंगे। वो मणिनगर से 3 बार विधायक चुने गए हैं। गुजरात में आज बीजेपी विधायक दल के नेता की बैठक में नया नेता चुना जाएगा और फिर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लग जाएगी। फिर शाम 6 बजे नया सीएम सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल के पास जाएंगे। तो शाम को 4 बजे पार्टी विधायक दल की, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। वहां नेता का चयन होगा। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की दौड़ में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल सबसे आगे बताई जा रही हैं। मोदी अपनी बेहद भरोसेमंद आनंदीबेन को उत्तराधिकारी बनवा सकते हैं। हालांकि आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि सीएम कौन होगा। आनंदीबेन पटेल के अलावा सीएम की रेस में वित्त मंत्री नितिन पटेल का नाम भी चला है। इसके अलावा मंत्री सौरभ पटेल, गणपत वसावा का नाम भी चर्चा में है। साथ ही भीखू दलसानिया भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए जगह, तारीख और वक्त तय कर लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में होगा और नया मुख्यमंत्री 22 मई को दोपहर 12:39 पर शपथ लेगा। आज गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को विदाई दी गई। मोदी ने विशेष सत्र बुलाए जाने पर विपक्ष का शुक्रिया जताया। अपने विदाई भाषण में मोदी ने कहा कि मेरी कामयाबी इसी में है कि मेरे बाद गुजरात में और तेज गति से विकास होता रहे। अपने विदाई भाषण में नरेंद्र मोदी ने गांधी जी को याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सामने भी गुजरात और देश को चुनने को लेकर दुविधा थी, लेकिन उन्होंने देश को चुना और ऐसे ही उन्हें भी करना पड़ रहा है। विधानसभा में नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण के दौरान गुजराती अस्मिता की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि अब पीएमओ में भी गुजराती बोली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएमओ में अब ढोकला और खाकरा भी खाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि गुजरात विधानसभा उनकी पहली पाठशाला रही और यहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उन्होंने विधानसभा में भावुक होते हुए ये भी कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोग माफ कर देना। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वाघेला ने जिम्मेदारियों और समस्याओं की लंबी लिस्ट पेश की है, जिसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। दरअसल विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने विधानसभा में मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब बहुमत मिल गया है तो मोदी राम मंदिर बनाकर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ कर लाएं। वाघेला ने बीजेपी को बहुमत के लिए मोदी को क्रेडिट दिया और कहा कि 1 साल बाद काम का हिसाब मांगूंगा। वाघेला ने चुप्पी देते हुए ये भी कहा कि मोदी योग गुरु बाबा रामदेव को काला धन वापस लाओ समिति का चेयरमैन बना दें। स्पीकर वजुभाई के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जमकर हंसे। स्पीकर ने कहा कि मोदी को गुजरात का मॉडल और संस्कार पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसी दौरान वजुभाई की एक बात पर मोदी और उनके बगल में बैठे नितिन पटेल हंस पड़े। नरेंद्र मोदी के खास सिपह सलार माने जाने वाले अमित शाह ने गुजरात विधानसभा में मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गुजरात का बेटा अब देश संभालेगा और देश को विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाएगा। विधानसभा में नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वालों का तांता लगा रहा। मोदी की करीबी आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये गुजरात के लिए गर्व की बात है कि इस धरती का एक बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। विधानसभा में गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हम मोदी को भविष्य का प्रधानमंत्री बताते थे, लेकिन अब यह सच्चाई है कि गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है। नरेंद्र मोदी जब विधानसभा के अंदर पहुंचे तो पार्टियों के बीच की दीवार टूट गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला आगे बढ़कर आए। उन्होंने मोदी को अंगूठा भेंट करते हुए गले से लगा लिया। जब नरेंद्र मोदी विधानसभा पहुंचे तो गेट पर ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। विधायकों और विधानसभा के स्टाफ ने गुलदस्ते भेंटकर उनकी अगवानी की। गुजरात विधानसभा नरेंद्र मोदी का विदाई भाषण उनकी मां हीराबेन ने टीवी पर देखा। विधानसभा के विशेष सत्र की पूरी कार्यवाही के दौरान मोदी की मां टीवी से चिपकी रही और जब मोदी भाषण देने लगे तो वो भावुक हो गई।
26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए न्योता भेजा है। मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 26 मई की शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 3000 मेहमान शामिल होंगे। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन में काफी संख्या में मेज कुर्सियां मंगवाई गई हैं। जिस प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में सरकार बनाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना शून्य है। अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। अरविंद ने दिल्ली की सत्ता छोड़ने को गलती मानते हुए जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि उन्होंने सत्ता छोड़कर गलती की। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने अब सीधे विधानसभा चुनाव में उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब सारे फैसले दिल्ली की जनता के बीच जाकर लिए जाएंगे। बहुमत से सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। केजरीवाल ने दिल्ली में नया दांव खेलते हुए कहा कि हम जनता के बीच गए। लोगों का कहना है कि आपने एक गलती की, दोबारा ऐसी गलती मत करना, फिर से सरकार बनाओ, हमें समस्याओं से निजात दिलाओ। और जनता कहती है जी एक गलती तो हो गई आपसे, अब दूसरी गलती मत कर देना, इस बार सरकार बना लो। इस बार अगर आपने सरकार बना के हमको रिलीफ नहीं दिलाया तो फिर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि हमने दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी सब कुछ सस्ता कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उपराज्यपाल के जरिए फिर जनता पर महंगाई थोप दी। लेकिन जैसे ही हमने सरकार छोड़ी वैसे ही कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उन्होंने बिजली के बिल फिर से बढ़ा दिए। जनता पे फिर से मुसीबत आ गई, पानी के बिल फिर से बढ़ा दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार गिरने के बाद दिल्ली की जनता के बीच हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया, जिससे लोग हमसे गुस्से में हैं और सत्ता छोड़ने को गलत फैसला बता रहे हैं। और पुलिस वालों ने लोगों को जा जाके ये कह के तंग करना चालू कर दिया कि बुला लो अपने केजरीवाल को, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है इस रिश्वतखोरी से। बहुत सारे लोगों ने, व्यापारियों ने बताया कि साहब सेल्स टैक्स वालों ने इतनी रेड करनी चालू कर दी। 10-10 सेल्स टैक्स के अधिकारी आते थे और ताने देते थे हमको कि बुला लो अपने केजरीवाल को, अब हम देखते हैं तुमको कौन बचाता है। भले ही केजरीवाल अब रायशुमारी नहीं करने की बात कर रहे हो, लेकिन पहले वो रायशुमारी करने की बात भी कह रहे थे। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक बैठक कर जनता से राय मांगना चाह रही थी कि सरकार बनाई जाए या फिर नहीं। दरअसल केजरीवाल आखिरी दम तक सरकार बनाने की तैयारी में थे, इसलिए उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर विधानसभा भंग नहीं करने की मांग की थी। चिट्ठी सामने आ गई तो केजरीवाल की पोल ही खुल गई। दरअसल पिछली बार केजरीवाल को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस ने इस दफा समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल को लगा कि अब सरकार बनना मुश्किल है और तब जाकर केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया और अब चुनाव की बात कहने लगे हैं। पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं। उन्होंने राजनीति में आने का संकेत दिया। किरण ने कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला तो वो मना नहीं करेंगी। अगर इस बार ये ऑफर किया जाएगा, पहले ऑफर किया था और मैंने अपने आप को काबिल नहीं समझा था, राइट? अब ऑफर करेंगे तो मैं अपने आप को तैयार समझूंगी। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। अब तक किरण राजनीति में आने से इनकार करती रही हैं, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में शाम 4 बजे कोर्ट आदेश देने वाला है।
एनडीए की सहयोगी दल शिवसेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर आक्रामक तेवर जाहिर किए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुताबिक मोदी सरकार को पाकिस्तान की हरकतों को उसी के अंदाज में जवाब देना होगा। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो देश का सबसे वांछित अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपना ठिकाना बदल लिया है। खबर है कि दाऊद इब्राहिम कराची का ठिकाना छोड़कर पाक अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के नियंत्रण वाले इलाके में चला गया है। चुनाव नतीजों से पहले मोदी ने एक इंटरव्यू में दाऊद को भारत लाने की कोशिश के संकेत दिए थे। अब मोदी पीएम बनने जा रहे हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि खुफिया एजेंसियां दाऊद को घेरने की रणनीति बना सकती हैं। इसी डर से दाऊद ने ठिकाना बदल लिया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तर्ज पर किसी कमांडो कार्रवाई की आशंका से दाऊद ने ठिकाना बदला है। ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी इस साल होने वाली यूएन की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे और खासतौर पर जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया को डिलीट करने पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि यह कानून और वैश्विक मानदंडों के खिलाफ है। बीजेपी के मुताबिक जाने वाली सरकार आने वाली सरकार को डिजिटल संपत्ति भी हैंडओवर करती है। दरअसल आज पीएमओ ने ट्विटर हैंडल @PMO इंडिया को डिलीट कर दिया। उसके बाद एक अनजान शख्स ने इस नाम से अपना ट्विटर हैंडल बना लिया और अपने पेज पर इसका ऐलान भी कर दिया। बीजेपी इसी पर भड़की हुई है। उसका कहना है कि @PMO इंडिया मनमोहन सिंह का निजी हैंडल नहीं बल्कि देश की संपत्ति है। हालांकि अब पीएम के ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया का नाम बदलकर पीएमओ इंडिया आर्काइव कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने ट्वीट किया है कि पूर्व पीएम के आधिकारिक बयानों को आरटीआई एक्ट के तहत आर्काइव किया गया है। कॉपीराइट और नियंत्रण पीएमओ का बना रहेगा। नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल एससी जमीन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवीन पटनायक चौथी बार ओडिशा के सीएम बने हैं। बीजू जनता दल को इस बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली। बीजेडी को 147 सीटों में से 117 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 16 और बीजेपी को केवल 10 सीटें हासिल हुई। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीरभूम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल और प्रियंका आज पहली बार अमेठी जा रहे हैं। दोनों गौरीगंज पार्टी ऑफिस जाएंगे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेसी नेता मोहन प्रकाश ने अजीबोगरीब बयान दिया है। मोहन प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस की हार के लिए विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं और उसके लिए संघ ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर हराने की साजिश रची थी। दिल्ली में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने राज्य से जीते बीजेपी सांसदों के लिए खास डिनर का आयोजन किया। राजस्थान में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपना जन सेवा अभियान जारी रखते हुए हरियाणा के बरवाला में लोक सेवा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन किया। प्रदेश के लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए प्रदेश भर में कई जगह लोक सेवा पंचायत बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चुनावी नतीजों के ठीक बाद तेजू इलाके में कई घरों में हुई आगजनी की प्रदेश बीजेपी ने कड़ी निंदा की है। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के संगमविहार इलाके में देर रात आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया ने पानी माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पता चला कि पानी माफिया अपने प्लांट के जरिए लोगों को पानी बेचते हैं। सप्लाई का पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए को मिली एक बड़ी कामयाबी है, जिसे उसने पटना ब्लास्ट केस के 4 आरोपी आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए का इनाम था। चारों आतंकियों को इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। एनआईए ने इन्हें रांची से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां तहसीन अख्तर और मोनू की निशानदेही पर हुई, जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। पटना ब्लास्ट में पहली गिरफ्तारी इम्तियाज की हुई थी। यूपी के मैनपुरी में जल निगम कर्मचारी की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इस दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए। इससे पहले हत्या से गुस्सा भीड़ ने जमकर हंगामा किया। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। सरकारी बसों को भी निशाना बनाया गया। जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया।
दिल्ली के शास्त्री भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया। शास्त्री भवन की 7वीं मंजिल में आग लगने से धुएं का गुबार उठने लगा। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शास्त्री भवन की 7वीं मंजिल पर आग सुबह करीब 9:30 बजे लगी। शास्त्री भवन में कई बड़े मंत्रालय हैं। आग से नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी सरकारी भवन में आग लगी थी। पंजाब के पटियाला की सब्जी मंडी देर रात आग के हड़कंप से दहल उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी मंडी को अपनी चपेट में ले लिया। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। असम के गोलपाड़ा जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक और बस के बीच में हुई टक्कर कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हादसे में मरने वालों में असम का एक मशहूर गायक सुमन महंत भी शामिल है। दिल्ली के रिज रोड पर देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार 3 युवक धौलाकुआं की तरफ जा रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हादसे में घायल तीसरे युवक को आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के वसई में एक उत्सव के दौरान हुए हादसे में करीब 50 लोग जख्मी हो गए। गोरखपुर में युवक भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के वसई में एक उत्सव के दौरान हुए हादसे में करीब 50 लोग जख्मी हो गए। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर अज्ञात बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर लाल बहादुर यादव को गोली मार दी, जहां इलाज के दौरान हिस्ट्री शीटर की अस्पताल में मौत हो गई। इंदौर में बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी को सरेआम गोली मार दी। बताया जा रहा है कि कारोबारी और बदमाश दोनों के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई, जिस पर बदमाशों ने गोली चला दी। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में 2 बदमाशों ने एक लड़की को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। बदमाशों ने लड़की से पहले रेप की कोशिश की, विरोध करने पर लड़की को जला दिया। यूपी के पीलीभीत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने वाली एक लड़की की हत्या का आरोप उसके भाइयों पर लगा है। यूपी के कासगंज में दहेज के लिए एक महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला का शव घर में ही छोड़कर ससुराल के सभी लोग फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक महिला ने प्रताड़ना से तंग आकर अपने पति को कुएं में धकेलकर जिंदा दफना दिया। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक नाबालिग ने अपने दादा, पिता और चाचा पर रेप करने का आरोप लगाया है। नाबालिग के मुताबिक दादी के कहने पर उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दादा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी पिता और चाचा अभी भी फरार हैं। पटना के बहादुरपुर इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने घर से एक लड़का और एक लड़की को गिरफ्तार किया। दिल्ली मेट्रो में आज से स्मार्ट कार्ड के नए नियम बदल गए हैं। अब 200 रुपए में नया स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिसमें यात्रियों को 150 रुपए बैलेंस मिलेंगे, जो कि 50 रुपए कार्ड की सिक्योरिटी मनी होगी। नए नियमों के मुताबिक कार्ड वापस करने पर 5 रुपए की बजाय 20 रुपए की कटौती की जाएगी। बैंक के एटीएम से 50 रुपए का भी नोट निकलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के एटीएम में 50 रुपए के नोट डालने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल की तर्ज पर होने वाले प्रो कबड्डी लीग के लिए मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इसमें 14 देशों के 96 खिलाड़ियों की बोली लगी। भारत के राकेश कुमार कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें पटना की फ्रेंचाइजी ने 12,80,000 रुपए में खरीदा। नीलामी में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के मालिकाना हक वाली जयपुर पिंक पैंथर्स के स्थानीय स्टार नवनीत को सर्वाधिक 11,20,000 रुपए में खरीदा गया। प्रो कबड्डी लीग की इस नीलामी में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ताइवान, साउथ कोरिया, ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, ओमान, कीनिया, जापान और ब्रिटेन के खिलाड़ियों की भी बोली लगी। आईपीएल 7 में आज एक मुकाबला खेला जाना है, जहां मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। आईपीएल 7 में मंगलवार को खेले गए एक और मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तान शिखर धवन ने 39 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। मंगलवार को हुए आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से रौंद दिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने धमाकेदार पारी खेली। उथप्पा ने बतौर सलामी बल्लेबाज 39 गेंदों पर ताबड़तोड़ 67 रन बनाए।
दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान केविन पीटरसन पर IPL 7 के मैच में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बैडमिंटन के उबेर कप मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ग्रुप वाई में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने चोट से जूझ रही इटली की सारा ईरानी को हराकर इटालियन ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया। नाइजीरिया के जोस शहर में हुए 2 बड़े बम धमाकों में करीब 120 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग जख्मी हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन इसमें बोको हराम का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ आवाज उठाने पर जियो टीवी के ग्रुप के 3 चैनल्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर पिछले दिनों हमला हुआ था और इसका आरोप खुफिया एजेंसी ISI पर लगाया गया था। हामिद मीर इस हमले में बाल बाल बच गए थे। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद थाईलैंड की सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 6 महीने तक मार्शल लॉ लागू कर दिया है। पार्श्व गायक जावेद अली ने देश के मनोनीत PM नरेंद्र मोदी के लिए गाना गाया है। गाने के बोल हैं, आई मोदी की सरकार होगा सबका बेड़ा पार। 67वें कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर से जलवा बिखेरा। रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या जब फिश टेल वाला गोल्डन गाउन पहनकर उतरी तो देखने वाले देखते ही रह गए। रोबोटो क्यावाली के डिजाइन किए गए गाउन में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। पिछले 13 सालों से ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही है। मुंबई में आने वाली फिल्म हम शक्ल्स का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान और संगीतकार हिमेश रेशमिया मौजूद थे। मुंबई में अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल का फर्स्ट लुक जारी किया गया। जुहू में इसके लिए खास आयोजन किया गया। इकबाल खान की फिल्म अनफॉरगेटेबल 12 जून को रिलीज होगी। और अभिनेता अक्षय कुमार और सोनू सूद की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 8 अगस्त को रिलीज होगी।